नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन सरकार के बारे में पढ़ेंगे और सरकार के 3 अंगों का सामान्य परिचय लेते हुए फिर व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। राज्य एक ऐसी निराकार संस्था होती है जिसके द्वारा स्वयं कार्य नहीं किया जा सकता। राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है। यानी यहाँ ये चीज़ बताई गई है कि राज्य एक अमूर्त संस्था जिसको हम देख नहीं सकते। व्यवहार में इस राज्य नामक संस्था को चलाने का काम सरकार करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा की व्यक्ति होती है तथा उसे मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। सरकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए गार्नर लिखते हैं, राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिसे संगठन या एजेंसी के द्वारा की जाती है उसे सरकार कहते हैं। अब आती है बात, सरकार क्या है। यानी सरकार, ये तो बता दिया गया कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली संस्था सरकार है, लेकिन सरकार बनती किससे है। सभी व्यक्तियों द्वारा सरकार को एक से अधिक अंगों में विभाजित करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार को व्यवस्थापन तथा शासन विभाग इन 2 भागों में विभाजित किया है। कुछ व्यक्तियों द्वारा यानी कुछ विद्वानों ने सरकार को 5 या 6 अंगों में विभाजित करने का प्रयत्न किया है, परंतु सामान्य धारणा यही है कि प्रमुख रूप से सरकार के 3 अंग है। व्यवस्थापिका जो कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका कानूनों को क्रियान्वित करने वाली संस्था और न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है। तो व्यवस्थापिका कानून बनाने और राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है। कार्यपालिका इन कानूनों को कार्य रूप में परिणत कर शासन का संचालन करती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने और संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों से मिलकर बनती है। अब सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका का महत्व। सरकार के 3 अंगों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन तीनों में व्यवस्थापन विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापन विभाग ही इन कानूनों का निर्माण करता है जिसके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। यानी इन दोनों जो अंग है सरकार की, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनको जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो व्यवस्थापिका द्वारा ही सौंपी जाती है। यानी व्यवस्थापिका जो कानूनों का निर्माण करती है उनके आधार पर ही वो 2 अंग अपना कार्य करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है और इन दोनों विभागों के कार्यों का मार्ग निश्चित करती है। व्यवस्थापिका विभाग केवल कानूनों का निर्माण ही नहीं करती, उन पर शासन की नीति भी निश्चित करती है। और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका भी प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका के ही नियंत्रण में रहती है। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका का अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है शासन संचालन में। अब आते हैं व्यवस्थापिका के कार्य, यानी उनके कार्य। कानून बनाना तो मुख्य कार्य है, इसके अलावा अन्य भी कुछ कार्य है। व्यवस्थापिका के कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन पद्धति पर निर्भर करती है। यानी शासन अलग अलग प्रकार के, एक तंत्रात्मक है, राजतंत्रात्मक है, न्यायिकवादी व्यवस्था अलग अलग है। किंतु लोकतंत्रात्मक राज्यों में व्यवस्थापिका की शक्ति और कार्य बहुत अधिक होती है। लोकतंत्रीय राज्यों में भी संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में व्यवस्थापिका की स्थिति भिन्न होती है। संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसे कि अध्यक्षात्मक शासन में संभव नहीं है। यानी भारत में जैसे संसदात्मक व्यवस्था है तो यहाँ जो कार्यपालिका मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री होते हैं उस पर व्यवस्थापिका यानी संसद का नियंत्रण होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जैसे कि अमेरिका है, वहाँ कार्यपालिका अलग अपना काम करती है और व्यवस्थापिका जो जिनको वहाँ कांग्रेस बोलते हैं वो अपना अलग कार्य करती है। उनका व्यवस्था कार्यपालिका पर नियंत्रण कम होता है, यानी राष्ट्रपति पर नियंत्रण कम होता है। सामान्य रूप से लोकतंत्रीय राज्यों में व्यवस्थापिका के कार्यों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। प्रथम, कानून निर्माण संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। यह विभाग विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है, उन पर विवाद करता है और फिर उन स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन परिवर्तन करने का काम भी करती है। इसके अलावा संविधान में जो संशोधन का कार्य, अपन यहाँ जो व्यवस्थापिका के कार्यों का जो बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ लोकतंत्रीय व्यवस्था में अपना एक संविधान भी होता है जो प्राय करके लिखित संविधान होता है। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार उस संविधान में परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है और ये परिवर्तन का काम व्यवस्थापिका करती है संबंधित देश की। भले ही उनका नाम अलग अलग देशों में अलग अलग है, जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहती है, भारत में उसको संसद कहते हैं, अमेरिका में उसको कांग्रेस कहते हैं।
तो प्राय सभी देशों में व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन करने का कार्य करती है। यद्यपि विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा यह कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से ही संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर लेती है, लेकिन अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान में संशोधन करने की पद्धति सामान्य कानून से कुछ भिन्न है। यानी साधारण बहुमत से कोई भी परिवर्तन संविधान में नहीं कर सकते, जिसको कठोर संविधान भी कहते हैं। जैसे अमेरिका में, भारत में कुछ मामलों में साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा कार्य है विमर्शात्मक कार्य। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका विभाग के लिए सामान्यतया जिस पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है वह फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विधान के लिए सभा। व्यवस्थापिका में विभिन्न समुदायों, स्वार्थों और निष्कर्षों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत एवं स्वतंत्रता विचार विनिमय होता है, और अपने इस कार्य के आधार पर व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण यानी शीशा कहा जा सकता है। व्यवस्थापिका विचारों के आदान प्रदान का यह कार्य किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर करती है, जिन्हें व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के नियम कहते हैं। यानी एक प्रकार की वाद विवाद की संस्था है। हर मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाता है, विचार विनिमय किया जाता है, उसके आधार पर अंत में कानून का निर्माण किया जाता है। अगला कार्य है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य के साथ साथ राष्ट्रीय वित्त में नियंत्रण रखने का काम भी करती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। वास्तव में जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा जनता के धन अर्थात राष्ट्रीय वित्त में नियंत्रण रखना स्वाभाविक है। अपनी इस शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका यह निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जा सकता है और इन धन को जनहितकारी कार्यों में किस प्रकार खर्च किया जाए। प्रशासन पर नियंत्रण। यद्यपि व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों सिद्ध तौर पर भाग नहीं लेती है, लेकिन प्रशासन कुछ नियंत्रण अवश्य रखती है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में पद्धतियों शासन पद्धतियों में भिन्नता है, तो प्रशासन पर नियंत्रण संसदीय व्यवस्था में ज़्यादा रहता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बजाय। संस्थात्मक शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रश्न, पूर्व प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट में कटौती आदि प्रभावशाली विधियों द्वारा रखा जाता है, और अंतिम रूप से व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को हटा भी सकती है। ये संसदीय व्यवस्था में है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में चूंकि जहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों पृथक पृथक रूप से होती है, जैसा कि अमेरिका में, तो वहाँ व्यवस्थापिका भी प्रशासन के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों का उपयोग करती है। प्रथम, राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों नियुक्तियों के लिए सीनेट, जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है, को स्वीकृति आवश्यक है। यानी वहाँ अमेरिका में भी भले ही अध्यक्षात्मक व्यवस्था, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति द्वारा जो भी संधियाँ की जाती है, जो नियुक्तियाँ की जाती है देश के विभिन्न पदों पर, तो उसके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा है, सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति करके प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच की जा सकती है। इन समितियों का महत्व इस बात से भी स्पष्ट है कि अमेरिका में इन नियमों को मछली पकड़ने का जाल, फिशिंग ट्रैप्स कहा जाता है। तृतीय, अमेरिकी व्यवस्थापिका युद्ध और शांति की घोषणा करती है। इसके अलावा कुछ न्याय संबंधी कार्य भी सौंपे गए। इंग्लैंड में तो व्यवस्थापिका को उच्च सदन, राज्यसभा, उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। फ्रांस की गणतंत्र परिषद, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारी पर महाभियोग लगाने की यानी हटाने की प्रक्रिया अधिकार है। जैसे अमेरिका में भी जो राष्ट्रपति है उनको हटाने का काम है वहाँ की कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका करती है। इस प्रकार भारत में जैसे राष्ट्रपति है, विभिन्न उस न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन पर महाभियोग लगाने का काम है व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है। तो व्यवस्थापिका के द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों तथा निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने पर महाअभियोग लगाया जाता है। ऐसे विषयों के संबंध में सदन न्यायालय के रूप में काम करता है, और सदन के द्वारा न केवल संसद सदस्यों वरन निजी व्यक्तियों को भी सदन की अवमानना के आरोप में दंडित किया जाता है। इसके अलावा कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी संसद सदस्यों को यानी व्यवस्थापिका सदस्यों को करने पड़ते हैं। जैसे भारत की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो उसमें
संसद सदस्य भाग लेते हैं, यानी मतदाता के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा समिति और आयोगों की नियुक्ति विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समिति और आयोगों की नियुक्ति का कार्य करती है। अमेरिका में व्यवस्था के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति की जाती है, जो कि कार्यपालिका की शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण सिद्ध हुई है। भारत में भी संसद समय समय पर आयोगों की रचना करती है। वित्त आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में अमेरिका और इंग्लैंड के आदर्श पर सरकारी नियमों की रचना की गई है। भारत में नियमों की गतिविधियों और कार्यों पर संसद का पूरा नियंत्रण होता है। इसके अलावा जन भावनाओं की अभिव्यक्ति, लोकतंत्र में व्यवस्था का एक ऐसा स्थान है जहां पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करती है और शासन को जनहित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि संसद के सदस्य जिसमें जो जिसको हम लोकप्रिय सदन कहते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए वो जन भावनाओं की व्यक्ति संसद में यानी व्यवस्थापिका में ही निहित होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका विधि निर्माण का एकमात्र कार्य नहीं करती वरन वह अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य करती है। डॉक्टर गार्नर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण करने वाला अंग ही नहीं प्रत्युत साथ ही साथ वह अन्य विभिन्न कार्य भी करता है, जैसे निर्वाचन संबंधी कार्य, न्याय कार्य, निर्देशन व कार्यपालिका संबंधी कार्य। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका, आज अपन चर्चा की व्यवस्था सरकार के विभिन्न अंगों का संक्षिप्त परिचय करते हुए व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में। अब अगला नया टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।